Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 6th of April 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming AIMS NORCET recruitment exam. Our first question is chest indrawing, nasal flaring and grunting are the features of अगर किसी क्लाइंट को चेस्ट इनड्रॉइंग हो रहा है, नेजल फ्लैरिंग हो रहा है, ग्रंटिंग हो रहा है, तो ये इन चारों कंडीशंस में से किस कंडीशन के होने को बताते हैं? निमोनिया, पर्टुसिस, मम्स, चिकन पॉक्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, निमोनिया। अगर किसी क्लाइंट को लंग्स में इन्फेक्शन होता है जिसके कारण वहां पर फ्लूइड एक्यूमुलेशन देखने को मिले और क्लाइंट प्रॉपरली ब्रीथिंग फंक्शन नहीं कर पाए तो ये कंडीशन निमोनिया कहलाती है। इसे हम वेट लंग्स के नाम से भी जानते हैं। जब क्लाइंट को निमोनिया जैसी कंडीशन होती है स्पेशली छोटे बच्चों में, उस सिचुएशन में जब भी ये बच्चा सांस लेता है, गैस को इन करता है, एयर को इन करता है, तो उसके लोअर चेस्ट के अंदर इनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलती है। ये चीज चेस्ट इन ड्रॉइंग कहलाती है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम गैस को इन करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, तो हमारा चेस्ट बाहर की तरफ निकलता है यानी फूलता है हवा भरने के कारण। लेकिन अगर किसी बच्चे में रेस्पिरेशन के समय, इंस्पिरेशन के समय, गैस को इन करते समय चेस्ट अंदर की तरफ धसे, स्पेशली लोअर चेस्ट जो है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो इस कंडीशन को हम चेस्ट इन ड्रॉइंग के नाम से जानते हैं। नेजल फ्लेयरिंग का मतलब होता है हमारे जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नाक के जो नथुने होते हैं जो बाहर दिखाई देते हैं, इनका रेस्पिरेशन के दौरान, ब्रीथिंग के दौरान फूल जाना, साइज में बढ़ जाना, ये चीज नेजल फ्लेयरिंग कहलाती है। और ये जब भी क्लाइंट ब्रीथिंग डिफिकल्टी फेस कर रहा होता है तब देखने को मिलती है। इसके अलावा ग्रंटिंग का मतलब होता है एक ऐसा साउंड जो कि एक्सेल करते समय सुनाई देता है, जो लंग्स में किसी प्रॉब्लम के होने को बताता है। जब भी कोई बच्चा गैस को एक्सेल करता है तो उसके द्वारा ऐसा कोई विशेष साउंड प्रोड्यूस किया जाए जो कि एबनॉर्मलिटी को शो करता है, तो हम उसे ग्रंटिंग कहते हैं। चेस्ट का अंदर धंसना, नॉस्ट्रिल्स का साइज में बढ़ना और ग्रंटिंग साउंड का प्रोड्यूस होना, ये किसी भी बच्चे के अंदर रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी को बताते हैं, निमोनिया कंडीशन होने पर देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द बिलो आर साइंस ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट एक्सेप्ट। इन चारों में से कौन सा साइन कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट के दौरान नहीं देखने को मिलता, ये आपको बताना है। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, आंखों की पुतलियों का सिकुड़ जाना, इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अचानक बेहोश हो जाना, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, आंखों की पुतलियों का फैल जाना, एब्सेंस ऑफ पल्स, पल्स रेट का नहीं मिल पाना। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। जब भी किसी क्लाइंट में कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट जैसी कंडीशन होती है
तो इसका मतलब होता है कि क्लाइंट का हार्ट, कार्डियो मीन्स हार्ट और पल्मोनरी मीन्स लंग्स, यानी हार्ट और लंग्स दोनों ने काम करना बंद कर दिया है। और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसका अगर इमीडिएट मैनेजमेंट नहीं किया जाए तो क्लाइंट की डेथ होना 100% निश्चित है। जब भी क्लाइंट में कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट जैसी सिचुएशन होती है, तो तुरंत क्लाइंट बेहोश हो जाता है। उसकी आँखों की पुतलियाँ डायलेट होने लगती हैं यानी फैल जाती हैं और उसके अंदर पल्स रेट भी नहीं मिलती, ना ही रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। इस सिचुएशन के मैनेजमेंट के लिए हमें तुरंत सीपीआर परफॉर्म करना चाहिए, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्सिटेशन प्रोसीजर करना चाहिए। ऑप्शन ए के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल बताया गया है, जो कि ओपियोइड पॉइजनिंग के कारण होता है। अगर किसी क्लाइंट ने कोई नशीला पदार्थ लिया है, ओपियोइड से बना पदार्थ लिया है और उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए, तो इस सिचुएशन में उसकी आँखों की पुतलियाँ सिकुड़ जाएँगी और इस सिचुएशन के ट्रीटमेंट के लिए फिर हम इसका एंटीडोट नैलोक्सोन या नार्केन इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ A patient was in an automobile accident and sustained a head injury. Following admission to the hospital, the diagnosis of increased ICP was made. The nursing intervention appropriate in the care for this patient is to किसी क्लाइंट को एक्सीडेंट के बाद सर पर चोट लग जाती है और हॉस्पिटल में आने के बाद ये पता किया जाता है कि इस क्लाइंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ चुका है। इस सिचुएशन में आप इस पेशेंट को कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन करवाएंगे? टीच कंट्रोल कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग। आप इस पेशेंट को कम से कम खांसने और डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करने के लिए कहेंगे ताकि इसका आईसीपी मेंटेन रहे। ऑप्शन बी, प्रोवाइड अ क्वाइट एंड ब्राइटली काम एनवायरनमेंट। हम इस पेशेंट को एक शांत और चमकदार एरिया में रखेंगे। ऑप्शन सी, एलिवेट द हेड ऑफ बेड 15 टू 30 डिग्री। हम पेशेंट का जो हेड साइड है बेड का उसे 15 से 30 डिग्री तक एलिवेट रखेंगे। एनकरेज इनटेक ऑफ क्लियर फ्लूइड्स। ज़्यादा से ज़्यादा हम उसे क्लियर फ्लूइड इनटेक करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। जब किसी क्लाइंट को जब किसी क्लाइंट में इंट्राक्रेनियल प्रेशर 5 से लेकर 15 ऑफ एचजी के बीच होता है तब तो इसे हम नॉर्मल मानते हैं और 15 से ज़्यादा इंट्राक्रेनियल प्रेशर का बढ़ना ब्रेन हर्निएशन, एबनॉर्मल सिम्टम्स आदि को कॉज करता है। इस सिचुएशन के ट्रीटमेंट के लिए क्लाइंट को जिस बेड पर लिटाया जाएगा, उस बेड का जो हेड साइड है यानी सिर के तरफ वाला भाग है, उसे हम 15 से 30 डिग्री पर ऊपर उठाकर रखेंगे, यानी कि सर को पैरों की तुलना में थोड़ा ऊपर रखा जाएगा। ऐसे ऐसी कंडीशन के होने पर ग्रेविटी अपना काम करेगी और क्लाइंट के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये इंटरवेंशन सबसे सही है। 15 से 30 डिग्री हेड साइड ऑफ द बेड को एलिवेट करना सेमी फॉरवर्ड पोजीशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट। एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीटेटिवली पूछा जाता है और अगर आप एज अ नर्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट रह चुके हैं, तब आपको इस प्रोफेशन से जुड़े जुड़े होने के कारण इस क्वेश्चन का आंसर तो याद होना ही चाहिए। आपको बताना है कि इंटरनेशनल नर्सेस डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? 1 दिसंबर को, 12 मई को, 2 जून को या फिर 1 मई को? इंटरनेशनल नर्सेस डे किस डेट को मनाया जाता है?
द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 12 मई को। हर साल 12 मई के दिन इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन मदर ऑफ नर्सिंग, फादर ऑफ नर्सिंग जिन्हें कहा जाता है, उनका जन्मदिन आता है। यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का 12 मई को बर्थ डेट है, और इस बर्थ डे को हम इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प के नाम से मशहूर हैं, क्योंकि इन्होंने क्रीमियर वॉर के दौरान घायलों सैनिकों की बहुत ज़्यादा देखभाल की थी, और रात के समय जब वो वार्ड के राउंड पर जाती थी तो हमेशा उनके साथ लालटेन रहती थी, लैंप रहता था। इसी अपीयरेंस के कारण सोल्जर्स ने उन्हें लेडी विद द लैंप के नाम से बोलना शुरू किया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को इटली में हुआ था। इनकी जो डेथ है वो 13 अगस्त 1910 को, 13 अगस्त 1910 को इंग्लैंड के लंदन शहर में हुई थी, और इनकी डेथ का जो कारण था वो कॉलेरा डिजीज था, हैजा, विब्रियो कॉलेरा से होने वाली डिजीज, कॉलेरा से इनकी डेथ हुई थी। और इनका जो फ्यूनरल है वो 20 अगस्त 1910 को किया गया था, यानी डेथ के 7 दिन बाद इनका अंतिम संस्कार हुआ था। इसके अलावा इनसे संबंधित और जो क्वेश्चंस हैं, उनके अंदर आप ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये एक सोशल रिफॉर्मर थी, स्टैटिशियन थी, इन्होंने एनवायरमेंटल थ्योरी दी थी। ये सब पॉइंट्स यहाँ से इम्पोर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a person met with an accident and his right femur broke at 3 different places. The cuts a clean break and the 4 pieces were put back together in their original place. What kind of fracture did have? इस पूरे क्वेश्चन में सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसी क्लाइंट को एक्सीडेंट में राइट फीमर बोन 3 जगह से फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाती है। तो इस प्रकार के फ्रैक्चर को आप किस नाम से जानते हैं? कॉन्ट्यूशन, हेयरलाइन, मल्टीपल, सिंपल। कॉन्ट्यूशन एक प्रकार की इंजरी है जिसमें किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से इंजरी होती है। यहाँ पर बोन का ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिलता, सो इट इज नॉट द राइट आंसर। सिंपली किसी बोन की कंटिन्यूटी में ब्रेक आना फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। हेयरलाइन फ्रैक्चर का मतलब होता है किसी बोन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने के कारण उसमें एक हल्का सा हेयर के आकार का फ्रैक्चर आ जाए, या वहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाए, तो इसे हेयरलाइन फ्रैक्चर कहते हैं। ये मोस्टली उन पर्सन्स में देखने को मिलता है जो कि स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, लॉन्ग जंप या रनिंग से संबंधित खेल खेलते हैं। यहाँ पर ये भी सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी मल्टीपल फ्रैक्चर इज द राइट आंसर। मल्टीपल फ्रैक्चर की एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है किसी एक ही इंसिडेंस या दुर्घटना में शरीर की एक या अलग-अलग बोन्स में 2 या 2 से अधिक आए फ्रैक्चर मल्टीपल फ्रैक्चर कहलाते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, किसी क्लाइंट के शरीर में एक हड्डी या एक से अधिक हड्डियों में 2 या 2 से अधिक फ्रैक्चर का होना मल्टीपल फ्रैक्चर कहलाता है। लेकिन शर्त यह है कि ये फ्रैक्चर एक ही इंसिडेंस के कारण होने चाहिए, एक ही दुर्घटना में होने चाहिए। होपफुली दिस इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which electrolyte should be measured during lithium therapy?
अगर किसी क्लाइंट को लिथियम ड्रग दी जा रही है, लिथियम थेरेपी दी जा रही है, तो उसमें किस इलेक्ट्रोलाइट का लगातार मैनेजमेंट या मेजरमेंट हमें करना होगा? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिथियम ड्रग पेशेंट को दी जा रही है, तो कौन से इलेक्ट्रोलाइट का सही मात्रा में बॉडी में होना जरूरी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सोडियम। सबसे पहली बात, लिथियम जो ड्रग है वो मेनिया जैसे डिजीज कंडीशन की ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर किसी क्लाइंट को मूड डिसऑर्डर है, मेनिया जैसा डिजीज है, तो उसके ट्रीटमेंट में लिथियम को बेस्ट ड्रग माना जाता है। और इस ड्रग का हमारे शरीर के अंदर जो थेराप्यूटिक लेवल है वो 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के बीच होना चाहिए। अगर ये ड्रग हमारे शरीर में 0.6 से कम होती है तो इस ड्रग का इफेक्ट नहीं आएगा, यानी डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। और अगर आपने ये ड्रग इतनी ज़्यादा दे दी कि ब्लड में इसका लेवल 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो गया, तो क्लाइंट में इस ड्रग की टॉक्सिसिटी सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे। तो अब आपको करना क्या है? आपको इस ड्रग को उतनी मात्रा में देना है जब ब्लड में इसका लेवल 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के बीच हो। जब ये इस रेंज के अंदर होगी, तो इससे इस मेनिया जैसे डिजीज का ट्रीटमेंट होगा और ना शरीर में टॉक्सिसिटी होगी, ना ड्रग की कमी होगी। तो ये थेराप्यूटिक रेंज कहलाती है। अब जब आप क्लाइंट को लिथियम ड्रग दे रहे हैं, लिथियम थेरेपी दे रहे हैं, तो इस लिथियम ड्रग का मेटाबोलाइज होने के बाद में ये ड्रग सोडियम से जुड़कर यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है। मान लीजिए कि कोई क्लाइंट सोडियम रेस्ट्रिक्शन डाइट पर है या उसमें हाइपोनेट्रीमिया है यानी सोडियम की कमी है और आपने इस क्लाइंट को लिथियम ड्रग दे दिया। अब लिथियम ड्रग मेटाबोलाइज हुई, लेकिन वो बॉडी से बाहर निकली नहीं। आपने और लिथियम दिया और धीरे-धीरे ब्लड के अंदर लिथियम का लेवल 1.2 से ज़्यादा हो गया, तो इस सिचुएशन में क्लाइंट में टॉक्सिसिटी हो जाएगी। हमने यहाँ आपसे पूछा था कि जब ये ड्रग लिथियम क्लाइंट को दी जा रही होगी, तो किस इलेक्ट्रोलाइट की मॉनिटरिंग आप ज़रूर करेंगे? तो आपने कहा सोडियम की, क्योंकि सोडियम ही वह सब्सटेंस है जो कि लिथियम को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलने का काम करता है। अगर शरीर में सोडियम नहीं होगा, तो लिथियम बॉडी से बाहर नहीं जाएगा और लिथियम बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, तो इसकी टॉक्सिसिटी क्लाइंट को हो सकती है। ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cold clammy skin combined with rapid breathing and pale skin may all be sign of। अगर किसी क्लाइंट की स्किन छूने पर ठंडी महसूस होती है, ब्रीथिंग तेज है और स्किन का कलर पेल है यानी कलरलेस है, तो ये सभी फाइंडिंग किस कंडीशन के होने को बताती हैं? आई इन्फेक्शन, एक्सीडेंट, शॉक या हाइपरटेंशन? Important question for upcoming NORCET exam. Yes, exactly the right answer is option C, shock. देखिएगा, जब भी किसी क्लाइंट के अंदर शॉक जैसी कंडीशन डेवलप हो रही होती है, तो उसकी शुरुआती स्टेज के अंदर क्लाइंट की स्किन को टच करने पर ये हमें कोल्ड फील होती है। उसके हाथ और पाँव हमें काफ़ी ठंडे महसूस होते हैं। उसके चेहरे का कलर, बॉडी का कलर डल हो जाता है यानी पेलनेस हो जाती है। इसके अलावा क्लाइंट के पेरिफेरल बॉडी पार्ट्स यानी फिंगर और टो एरिया के अंदर
ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, साइनोसिस देखने को मिल सकता है। इस क्लाइंट की जब पल्स रेट को आप असेस करेंगे तो वो बहुत ही तेज होगी। टैकीकार्डिया मोस्ट प्रोबेबली वहाँ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा क्लाइंट की ब्रीथिंग भी काफ़ी ज़्यादा तेज होगी और उसका जो ब्लड प्रेशर है वो आपको काफ़ी कम मिलेगा, यानी क्लाइंट हाइपोटेंशन में होगा। अगर ये सभी फाइंडिंग्स हैं तो क्लाइंट के अंदर शॉक जैसी कंडीशन है। शॉक की सिंपल डेफिनेशन है कि क्लाइंट की बॉडी में यदि सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है, जिससे बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती, तो ये कंडीशन शॉक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ नैरो cuff is used for measuring blood pressure, then what will be the outcome? अगर आप किसी क्लाइंट के अंदर बहुत ही नैरो यानी पतला कफ यूज करते हैं तो इससे ब्लड प्रेशर की रीडिंग पर क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शन ए, एक्चुअल रीडिंग विल बी ऑब्टेन्ड, बिल्कुल सही रीडिंग मिलेगी। ऑप्शन बी, फॉल्सली हाई रीडिंग विल बी ऑब्टेन्ड, बहुत ज़्यादा हाई रीडिंग्स देखने को मिलेंगी। ऑप्शन सी, फॉल्सली ले लो रीडिंग विल बी ऑब्टेन्ड, गलत और कम रीडिंग मिलेगी। या फिर बीपी कांट मेजर, हम बीपी को इससे माप नहीं पाएंगे। नैरो कफ का मतलब है बहुत ही सकरा कफ, यानी किसी बच्चे का बीपी कफ लेकर आपने अडल्ट में लगाकर ब्लड प्रेशर चेक करने की कोशिश की तो इससे क्या रीडिंग में फर्क पड़ेगा? बच्चे का बीपी कफ लेकर आप अडल्ट का बीपी चेक करते हैं तो पहली बात जो रीडिंग है वो गलत आएगी, यानी फॉल्स आएगी, झूठी आएगी, गलत आएगी। और हाई आएगी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट। जब भी किसी नैरो कफ के द्वारा आप बीपी चेक करते हैं तो गलत रीडिंग आती है और हाई यानी बहुत ज़्यादा बीपी बताएगा। और इसका ऑपोजिट यदि हम कहें कि अगर आप बहुत ज़्यादा लार्ज वाइड बीपी कप का इस्तेमाल करते हैं, तो जो रीडिंग है वो गलत आएगी और बहुत कम आएगी। यानी बड़े का अडल्ट का बीपी कप लेकर किसी बच्चे में अगर आप बीपी चेक कर रहे हैं, तो गलत रीडिंग मिलेगी और बहुत लो रीडिंग मिलेगी। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। आपसे यदि पूछ लिया जाए कि बीपी कप का एग्जैक्ट साइज कैसे पता करें, कितना होना चाहिए, तो जब भी आपको बीपी कप की लंबाई, चौड़ाई या इसके साइज का अनुमान लगाना हो, तो जिस पर्सन के अंदर, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उसके हाथ का जो सरकमफ्रेंस है, यानी हाथ की जो गोलाई है, उसको माप लें और इस लंबाई का 40% साइज जितना होता है उतना तो चौड़ा बीपी कप लें और इस सरकमफ्रेंस का 80% लेंथ का बीपी कप लें। तो इससे आपको बीपी लेने पर बिल्कुल सही रीडिंग आएगी। आप चाहें तो साइड में इसे मैं नोट कर देता हूँ। अगर आपको ये चीज़ पता करनी है कि किस साइज़ का हम बीपी कप लें जो एग्ज़ैक्ट रहेगा, तो आप इसके लिए सबसे पहले क्लाइंट का हेड सरकमफ्रेंस पता करें और हेड सरकमफ्रेंस का 40% लेंथ का विड्थ वाला तो आप लें बीपी कप, और इसी लेंथ की 80% साइज का बीपी कप अगर आप लेते हैं तो इससे आपको सही रीडिंग मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैबर्डन नोड इज सीन इन, इनमें से किस कंडीशन के होने पर हैबर्डन नोड्स देखने को मिलती हैं? रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइसिस, टेंडिनाइटिस। The right answer is option B, osteoarthritis. आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये किसी क्लाइंट का हाथ है और इसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन है। अब इस क्लाइंट के
फिंगर्स में इस जॉइंट के ऊपर यदि कोई ग्रोथ दिखाई देती है जो कि डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, वहां पर कोई ग्रोथ दिखाई देती है तो हम इस नोड को हेबर्डन नोड के नाम से जानते हैं। अब इस क्लाइंट की इस फिंगर की बीच वाली जॉइंट पर, जिसे प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट के नाम से जानते हैं, यहाँ कोई नोड दिखाई देती है तो उसे बुचर्ड्स नोड के नाम से जानते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आपसे इन दोनों नोट्स के बारे में पूछा जा सकता है। अगर क्लाइंट की फिंगर में ऊपर वाले जॉइंट में इन चारों में से किसी भी फिंगर के अंदर जो फिंगर की टिप के पास वाला जॉइंट है, जिसे डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट के नाम से जाना जाता है, इस जॉइंट के ऊपर या इसके आसपास कोई नोड हो, कोई ओवरग्रोथ देखने को मिले, तो आप इसे हेबर्डन नोड के नाम से जानेंगे। और उंगली के बीच वाले जॉइंट पर, जिसे आप प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट के नाम से जानते हैं, इस जॉइंट पर या इसके आसपास कोई नोड मौजूद हो तो उसे आप बुचर्ड्स नोड के नाम से जानते हैं। इसे याद रखने का सिंपल तरीका है H फॉर हाई एरिया में, B फॉर बिलो एरिया में। तो ये बीच में पाई जाएंगी और ये हाई टॉप पर पाई जाएंगी। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। फेलिंजियल बोन्स जो कि पाम से जुड़ती हैं, उस एरिया पर मौजूद जॉइंट को हम मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट के नाम से जानते हैं, एमसीपी के नाम से जानते हैं। आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लामा? लामा का फुल फॉर्म क्या होता है? लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, leave and medication advice, leave alone with medical application, leave against medication apply. The right answer is option A, leave against medical advice. Lama's full form is leave against medical advice. बिना डॉक्टर की डिस्चार्ज एडवाइस के हॉस्पिटल से जाना, हॉस्पिटल से निकल जाना लामा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेंथ ऑफ इंसर्शन ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज मेजर्ड फ्रॉम। किसी क्लाइंट में यदि हमें नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करनी हो तो ये ट्यूब कितनी इंसर्ट करनी है, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, ये आपको बताना है। किसी क्लाइंट में नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब कितनी लंबाई की इंसर्ट करनी है, इस चीज का मापन कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए, टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब, देन जिफाइड प्रोसेस। आप नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के एक सिरे को पेशेंट की नोज टिप पर रखकर उसे ईयर लोब तक लेकर जाएंगे और फिर ईयर लोब से जिफाइड प्रोसेस तक लेकर आएंगे। जितनी लंबाई मिली उतना इंसर्ट करेंगे। या फिर ऑप्शन बी, फ्रॉम टिप ऑफ नोज टू जिफाइड प्रोसेस। आप टिप ऑफ नोज पर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का एक सिरा रखकर दूसरा सिरा जिफॉइड प्रोसेस तक लेकर जाएंगे। जितनी लंबाई आएगी उतना इंसर्ट करेंगे। या फिर फ्रॉम द टिप ऑफ नोज टू स्टमक, हम टिप ऑफ नोज से स्टमक तक की लंबाई की ट्यूब मापकर उसे इंसर्ट करेंगे। या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जब भी हम किसी क्लाइंट के अंदर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो इसके लिए ट्यूब का एक सिरा क्लाइंट की नोज टिप पर रखकर दूसरा सिरा ईयर लोब पर लेकर जाया जाता है और फिर जिफॉइड प्रोसेस तक उसे मापा जाता है।
मान लीजिए ये आपका क्लाइंट है और आप इसमें नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाने जा रहे हैं। आप इस क्लाइंट के नोज़ टिप पर ट्यूब को रखेंगे, अब ईयर लोब तक लेकर जाएँगे और ईयर लोब से फिर ट्यूब को ज़िफ़ॉइड प्रोसेस तक मापेंगे। अब ये जितनी ट्यूब की लंबाई आई है, इतनी लंबाई की ट्यूब को क्लाइंट के स्टमक में आप इंसर्ट करेंगे। दिस इज़ द एग्ज़ैक्ट मेथड टू मेजर द लेंथ ऑफ नासोगैस्ट्रिक ट्यूब। आइए नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कि ये नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब होता क्या है? नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब प्लास्टिक से बनी एक पतली ट्यूब होती है जो कि क्लाइंट के स्टमक में डायरेक्टली फूड को पहुंचाने, मेडिसिन पहुंचाने या फिर अगर कोई क्लाइंट पॉइज़न खा के आ गया है तो उसके स्टमक को साफ करने के लिए, पॉइज़न को वहाँ से निकालने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा क्लाइंट में अगर फेशियल पैरालिसिस है, जॉ बोन में फ्रैक्चर है, इसोफेगस का कोई सर्जरी हुई है, तो वो पर्सन ओरल रूट से फूड नहीं ले सकता। इस सिचुएशन में हम डायरेक्टली नोज़ से एक ट्यूब इंसर्ट करके स्टमक तक पहुँचाते हैं और इसी के द्वारा फूड मेडिसिन को डिलीवर करते हैं। ये ट्यूब जो है नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब कहलाती है। जब भी क्लाइंट में आप नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाएँगे, हमेशा उसे हाई फॉबलर्स पोज़ीशन में बैठने के लिए कहेंगे, यानी क्लाइंट को आप बिल्कुल सीधा 90 डिग्री के उससे बैठा देंगे और फिर जाकर इस क्लाइंट के अंदर नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है तो फिर आप उसे सेमी फॉबलर पोजीशन में लाकर ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्यूब को हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इंसर्ट करना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ट्यूब इंसर्शन के समय ध्यान रखना है। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब को कई बार लेविन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज increased depth of breathing with normal respiratory rate is called। अगर किसी क्लाइंट में ब्रीथिंग की डेप्थ बढ़ जाए, यानी क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा है लेकिन उसका जो रेस्पिरेशन रेट है वो नॉर्मल है, तो आप इसे किस टर्म द्वारा डिनोट करेंगे? क्लाइंट में नॉर्मल रेस्पिरेशन 16 से 20 के बीच में माना जाता है। अब क्लाइंट 1 मिनट में 16 से 20 बार ब्रीथ ले रहा है, लेकिन जो ब्रीथ की डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, यानी गहरी-गहरी साँसें ले रहा है और रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? हाइपरोपिया, ब्रेडिप्निया, ऑर्थोप्निया, कॉस्मोस ब्रेथिंग। ब्रेडिप्निया का मतलब होता है रेस्पिरेशन रेट का 10 ब्रीथ्स पर मिनट से कम हो जाना। ऑर्थोप्निया का मतलब होता है क्लाइंट सिर्फ इरेक्ट या सिटिंग पोजीशन में ही सांस ले पा रहा है। ऑस्मोल ब्रीथिंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन के होने पर देखी जाती है और इसमें क्लाइंट बहुत ही डीप और लेबर्ड ब्रीथिंग करता है, यानी क्लाइंट डीप ब्रीथ करेगा और उसे ब्रीथिंग में बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ताकत लगानी पड़ेगी, तो ये कॉस्मोल्स ब्रीथिंग कहलाता है। फाइनली ऑप्शन ए हमारे पास बचता है जो कि सही आंसर भी है। हाइपरप्निया वह कंडीशन है जिसमें क्लाइंट का रेस्पिरेशन रेट तो नॉर्मल रहता है लेकिन क्लाइंट द्वारा डीप ब्रीथिंग की जाती है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।